पीटर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर रुकने के लिए गया हुआ था। वो बच्चों के साथ मिलकर बाहर हाइड एंड सीक खेल रहा था। उसका दोस्त जॉन 1 से 10 तक गिनती गिन रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी या नॉट, मैं आ रहा हूँ। पीटर भागते हुए छिपने की जगह ढूंढने लगा। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। पीटर, कहाँ हो? बोलो बोलो। मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसने अपनी आवाज इतनी कम रखी कि जॉन उसे सुन ना सके। जॉन ने फिर से कहा, पीटर, कहाँ हो? तभी पीटर की नजर एक पुराने घर पर पड़ी जो उसकी नानी के घर के पास ही था। वो घर बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। पीटर ने सोचा कि वो उस घर पर छिप जाएगा तो जॉन उसे बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएगा। तभी घर के दरवाजे पर पीटर को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने एक बहुत ही पुरानी साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और उसने अपने हाथ में चलने के लिए एक लकड़ी भी ली हुई थी। उसने पीटर की ओर अपने हाथ से इशारा किया। आओ, तुम इधर आकर छुप जाओ, उसके बाद कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। उस बूढ़ी ग्रैनी की आवाज सुनकर पीटर तो मानो सम्मोहित हो गया और ग्रैनी की तरफ बढ़ने लगा। जॉन ने देखा कि पीटर उस घर की ओर बढ़ रहा है तो वो बहुत डर गया। अरे, ये पीटर ग्रैनी के भूतिया घर में क्यों जा रहा है? मुझे इसे रोकना होगा। पीटर, रुको, तुम वहाँ पर मत जाओ, वो घर भूतिया है। जॉन ने कई बार पीटर को आवाज लगाई लेकिन पीटर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। ग्रैनी सिर्फ पीटर को नजर आ रही थी। जैसे ही पीटर घर की चौखट पर पहुंचा तो ग्रैनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। पीटर जैसे घर के अंदर गया तो जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब अब जॉन भी कभी इस घर से वापस नहीं आ पाएगा। ग्रैनी उसे भी मार डालेगी। मुझे जल्दी से जाकर घर वालों को सब बताना होगा। जॉन भागता हुआ जल्दी से पीटर की नानी के घर गया। वो बहुत घबराया हुआ था और ठीक से उन्हें कुछ बता भी नहीं पा रहा था। शांत हो जाओ बेटा, बताओ तो क्या हुआ है? और पीटर कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ ही तो खेल रहा था ना? आंटी, वो पीटर। क्या बात है बेटा, खेलते हुए पीटर को चोट लग गई है क्या? नहीं आंटी, पीटर ग्रैनी के घर में चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो घर तो बंद पड़ा था और पापा ने अपने हाथों से उस घर को पिछले साल ताला लगाया था, तो फिर पीटर उस घर के अंदर कैसे जा सकता है? जूलिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर रूम में बैठे उसके मम्मी पापा भी बाहर आ गए और जब उन्हें ये बात पता चली कि पीटर ग्रैनी के घर में चला गया है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मना किया था ना तुम लोगों को कि उस घर के पास जाकर मत खेलना। हमें जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा। जूलिया अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी से ग्रैनी के घर के बाहर पहुंची लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। उन लोगों ने ताला तोड़ने की भी बहुत कोशिश की लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी उस घर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से जूलिया को कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके बेटे पीटर की थी लेकिन कुछ अजीब। मम्मा, आप मुझे ढूंढ रही हो क्या? लेकिन अब मैं कभी आपके पास वापस नहीं आऊंगा। मैं अब हमेशा के लिए ग्रैनी के साथ इसी घर में रहूंगा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो बेटा? देखो, नीचे आ जाओ और हमारे साथ घर चलो। जूलिया, तुम किससे बातें कर रही हो बेटा? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मम्मा, मम्मा, ऊपर बालकनी में देखिए, पीटर है। नहीं बेटा, बालकनी में कोई नहीं है। इस घर का दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। हमें चर्च से फादर को बुलाना होगा। अब तो वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। जूलिया और उसके मम्मी पापा जल्दी से गांव के चर्च में गए लेकिन उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई थी कि फादर वहां से जा चुके थे। हे भगवान, ये हम पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। वहाँ मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और यहाँ पर फादर भी नहीं है। गॉड, प्लीज हमारी मदद कीजिए, अपने चाइल्ड को बचा लीजिए गॉड। जूलिया ने जैसे ही गॉड से ये प्रे किया तो पीछे से उसे चर्च के फादर की आवाज सुनाई दी। जूलिया चाइल्ड,
इतनी रात में तुम चर्च में? प्रेयर का टाइम तो मॉर्निंग का है। इज एवरीथिंग ओके माय चाइल्ड? नहीं फादर, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा बेटा पीटर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो लोग ग्रैनी के घर के पास चले गए और मेरा बेटा पीटर उस घर में कैद हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है फादर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो माय चाइल्ड, आज से मैं उस ग्रैनी को मुक्त करके ही रहूंगा। उसने गांव के कई बच्चों की जिंदगी को छीना है, लेकिन आज के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएगी। मिस्टर डेविड, आपके पास उनके मरने के बाद जो आखिरी तस्वीर है, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। ठीक है फादर, ये लीजिए फादर, माँ की आखिरी तस्वीर। लेकिन आखिर आप इस तस्वीर से करने क्या वाले हैं? डेविड, जब तुम्हारी सौतेली माँ की मृत्यु हुई थी, तब से लेकर आज तक वो मुक्त नहीं हो पाई है, क्योंकि उसने जीवन में मार्ग ही ऐसा चुना था। वो शैतान को गांव के बच्चों की बलियां चढ़ाती थी। उसने खुद की आत्मा को भी शैतान को बेच दिया था, जिस कारण वो अभी भी उस घर में भटकती है। शैतान का मार्ग चुनने वालों को गॉड तो कभी मुक्त नहीं करता, इसलिए वो अभी भी शैतान को मासूम बच्चों की बलि चढ़ाती है ताकि शैतान उसे मुक्त कर दे। लेकिन शैतान ऐसा कभी नहीं करेगा। ये सब तो हम जानते हैं फादर, लेकिन इन सब बातों का इस तस्वीर से क्या लेना देना? लेना देना है डेविड, बिल्कुल लेना देना है। तुम्हारी सौतेली माँ की आखिरी निशानी ये तस्वीर है, इसलिए उसके प्राण इसमें बसे हैं। सबसे पहले मुझे इस तस्वीर को बांधना होगा ताकि मैं उसकी दुष्ट आत्मा को काबू में कर सकूं। मैंने कितनी बार उसकी आत्मा को वश में करने की कोशिश की है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। उसने कितने मासूम बच्चों के जाने ली, लेकिन हम कभी कुछ नहीं कर पाए। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे उसकी मुक्ति का मार्ग पता चल गया है। फादर थॉमस ने ग्रैनी की आखिरी तस्वीर को चर्च में गॉड के सामने रख दिया और उस पर होली वाटर छिड़का। फादर थॉमस ने जैसे ही ऐसा किया तो उस तस्वीर के अंदर से ग्रैनी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। फादर थॉमस ने ग्रैनी की तस्वीर पर होली वाटर छिड़कने के बाद उस पर होली क्रॉस रख दिया तो चर्च में ग्रैनी के चीखने की इतनी तेज आवाज सुनाई दी जैसे तो उसे नरक की आग में जलाया जा रहा हो। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें रात के 12 बजे से पहले उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना वो अपने साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी ले जाएगी। जल्दी चलो मेरे साथ। वो लोग जल्दी से ग्रैनी के घर की तरफ निकले, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। वो घर जूलिया के बचपन का घर था, लेकिन उसकी सौतेली दादी के मरने के बाद उनकी आत्मा जब सबको परेशान करने लगी तो पवित्र क्रियाओं की शक्ति से घर को बंद करवा दिया गया। लेकिन फिर भी घर में हादसे होने नहीं रुके तो डर के मारे गांव के लोगों ने वहां से गुजरना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जो उसकी चपेट में आ जाता वो बच नहीं पाता था। ग्रैनी की आत्मा उसको शैतान को सौंप दिया करती थी। वो लोग ग्रैनी के घर के बाहर पहुंचे। घर के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला था, लेकिन कोई भी चाबी उसे खोल नहीं सकती थी। फादर थॉमस ने जल्दी से उस ताले पर होली वाटर छिड़का तो इतना बड़ा ताला वहीं पिघल कर गिर गया। तेज झटके के साथ दरवाजा खुला और वो तीनों घर के अंदर दाखिल हुए। फादर ने घर के फर्श पर होली वाटर छिड़का तो वहां ग्रैनी के चीखने की आवाज सुनाई दी। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। इस बच्चे के साथ साथ तुम सब भी मारे जाओगे। तुम उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारे पास गॉड की शक्ति है। या तो चुपचाप हमें बच्चे को वापस लौटा दो, वरना जितनी तकलीफ अभी तुम्हें हो रही है उससे कहीं ज्यादा होगी। अपनी आत्मा को आज गॉड को सौंप दो। अपने काले कर्मों को धोने का तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरा शैतान ही मेरा भगवान है। मैं उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करूंगी। ग्रैनी की आत्मा के इतना कहते ही फादर थॉमस ने फिर से घर के फर्श पर होली वाटर छिड़का, जिससे ग्रैनी की आत्मा बुरी तरह बौखला गई। उसने जूलिया को बालों से पकड़ा और बड़ी ही तेजी से उसे घसीटते हुए घर के स्टोर रूम में ले गई। पूरे घर में जूलिया के चीखने की आवाज गूंज उठी। फादर, आपने तो कहा था कि आपने उसकी आत्मा को काबू में कर लिया है, लेकिन वो तो मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गई। मेरी बेटी और मेरे नाती को बचा लीजिए फादर। तुम चिंता मत करो सिस्टर, किसी को कुछ नहीं होगा। अब ये अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसेगी। फादर थॉमस जल्दी से स्टोर रूम की तरफ गए। उन्होंने स्टोर रूम के दरवाजे पर होली वाटर छिड़क दिया और स्टोर रूम के दरवाजे की चौखट पर
होली क्रॉस लगा दिया ताकि ग्रैनी की आत्मा स्टोर रूम से बाहर बिल्कुल ना निकल पाए। फादर थॉमस जल्दी से स्टोर रूम के अंदर गए तो जूलिया का रूप पूरी तरह बदल चुका था। चेहरा बिल्कुल डरावना और आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो दीवार पर किसी डेविल की तरह चल रही थी और फादर को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा भी रही थी। फादर ने जैसे उस पर होली वाटर छिड़कने की कोशिश की तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजे पर होली वाटर और होली क्रॉस लगे होने के कारण उसे इतनी तेज झटका लगा कि वो कमरे की दीवार से जाकर लगी और फादर ने जल्दी से उसके शरीर पर होली वाटर छिड़क दिया, जिससे ग्रैनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। फादर थॉमस ने तुरंत ग्रैनी की आत्मा पर होली वाटर छिड़का और होली क्रॉस को ग्रैनी की आत्मा के गले में डाल दिया। ग्रैनी की आत्मा पूरी तरह तड़पने लगी और ग्रैनी की कुछ चीखों के बाद वो सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद जूलिया को होश आया तो वो अपने घर पर थी और उसका बेटा पीटर उसके पास ही खड़ा हुआ था। जूलिया के मम्मी पापा ने बताया कि ग्रैनी की आत्मा मुक्त हो गई है और सब कुछ ठीक हो चुका है। अगले दिन वो गॉड और फादर का धन्यवाद करने के लिए चर्च गए तो वहां उन्हें कुछ ऐसा पता लगा जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आज फादर थॉमस चर्च नहीं आए क्या? वो तो सर्दी गर्मी और तो और खराब तबीयत में भी चर्च आ जाते हैं, तो आज क्यों नहीं आए? माय चाइल्ड, 3 रात पहले ही फादर थॉमस चल बसे थे, बहुत समय से बीमार थे। क्या? अगर फादर थॉमस 3 रात पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं तो कल रात ग्रैनी की आत्मा को किसने मुक्त किया? किसने मेरे बेटे को बचाया? माय चाइल्ड, फादर थॉमस हमेशा से ही ग्रैनी की आत्मा को मुक्त करना चाहते थे। उन्हें बहुत पीड़ा होती थी जब छोटे बच्चों के शव ग्रैनी के घर के बाहर मिलते थे। वो जीते जी तो उस शैतान से लोगों को बचा नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद वो अपनी आत्मा के साथ साथ ग्रैनी की आत्मा को भी लेकर मुक्त हो गए। शायद गॉड ने ही अपने बच्चे को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। मरने से पहले शायद फादर थॉमस का आखिरी काम धरती पर बच गया था, जिसे पूरा करने के लिए ही कल रात गॉड ने उन्हें तुम्हारे पास भेजा था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक से कोहरे से चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देखते ही मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख जाता है। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, कभी कभी पूरी रात भर मुझे जंगलों में ही रहना पड़ता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। दिसंबर का महीना था। कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर पत्नी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या है राहुल? अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे हाँ, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरूर ही इसकी कोई वजह रही होगी। हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ? घर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? अरे उसकी तुम चिंता मत करो। सरकार ने मुझे वहाँ रहने के लिए एक घर दे दिया है, तो घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में घर दिया गया था, जहां से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस घर को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस घर को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये घर किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, कभी कभी रात भर जंगलों में ही रह चुका था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे की ओर देखा। अब क्या इस घर को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस सुनसान जंगल में लाकर छोड़ दिया है और तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा? मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ नहीं, लंबे सफर की थकान है। मेरी पत्नी की बात का मेरी बेटी तानिया ने भी समर्थन किया।
मम्मा सही कह रही हैं पापा, मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बेटा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने घर के दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। घर के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक घर की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने एक 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई हम सब लोगों को देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है। यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन घर के बाहर तो ताला लगा था, तो फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वो बोली, दरअसल मेम साहब, इस घर के 2 रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना। एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए, जो पीछे की तरफ है। तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना, हम सुबह से भूखे हैं। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वो हम सबको घर दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब सी है ये बिंदिया। आरती हंसते हुए मेरी ओर देखकर बोली, इसमें अजीब क्या है? वो एक औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो एक औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और ऐसे ही हमें वहां पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि यह नॉर्मल बात थी, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो यह है कि मैं जब भी उस घर के करीब रहता था तो एक अनजान डर मन में सताता रहता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहां पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक बगल के कमरे में से मेरी पत्नी और बेटी की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, ये सब क्या है आरती? तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में ही की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो? क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ हंसी मजाक कर लिया, तुम तो मुझसे सवाल करने लगे। अरे मैं तो केवल तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तानिया के कमरे में सोने चली गई। मैंने एक और बात नोट की कि तानिया शुरू में स्कूल की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब तानिया ने स्कूल जाना ना के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिस में यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता कि कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं बड़े खुश होते हुए उससे बोला, अरे आज इतने दिनों बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे मनाली घूमने आया था अपनी फैमिली के साथ, सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुझसे मिलने के लिए चला आया। और बता, भाभी कैसी है? मैं अर्जुन को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा,
बिल्कुल सही है। तभी मेरे ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आया। मैंने देखा वो औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब, और ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी घर में रह रहे हैं वहां पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दीनू की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की ओर गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो ये है बाबू साहब कि अभी अभी मैंने जो कुछ बोला था वो झूठ बोला था। मुझे माफ करना। दरअसल आप जिस घर में रह रहे हैं वो इस सारे इलाके में भूतिया घर के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहां पर आए और चले गए, बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहां पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है साहब। मजबूरी में आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना ही पड़ा। 5 साल से तो वो घर बंद ही पड़ा है। पता नहीं उस भूतिया घर में आपने साफ सफाई कैसे करवाई होगी। उसकी तो बरसों से साफ सफाई भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी में उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है। बिंदिया नाम है उसका, और वो तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखें खौफ से फट गई। दीनू डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहां पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई और इसीलिए उसने और उसके पति ने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोषों की बलि देना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी घर के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दीनू की बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरे दिमाग में सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और मैंने अपनी कार स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी, जोरों से बारिश होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद मैं घर पहुंच गया, मगर जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कि बरसों से उस घर में किसी ने कदम ही ना रखा हो। तभी मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में उन दोनों को तलाश किया, मगर उन दोनों का नामो निशान तक नहीं मिला। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की है। मैं बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मैं ये देखकर कांप गया। मेरी आंखों के सामने बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगे। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से पलट कर देखा तो वहां सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े मुझे देखकर हंस रहा था। ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि को शैतान ने स्वीकार कर लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मुझे बेहोशी छाने लगी और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घर के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये वही कुल्हाड़ी थी
जो मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखी थी। सामने मेरी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, "यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल। मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।" यह सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बयान दिया कि उसने खुद मुझे कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा है। मैं आज भी जेल में हूं। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया घर के बारे में सोचता रहता हूं और याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।